नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है। बदमाशों ने युवक को गोली मारी। जोमेटो डिलीवरी बॉय को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि डिलीवरी बॉय के पेट में लगी है गोली। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। हमलावर हुए मौके से फरार। तो डिलीवरी बॉय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है और मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। रेवाड़ी का ये मामला जहां पर बदमाशों ने डिलीवरी बॉय को मारी है गोली। डिलीवरी बॉय के पेट में ये गोली लगी है और हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं डिलीवरी बॉय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। रेवाड़ी से बदमाशों ने युवक को मारी गोली। जोमेटो डिलीवरी बॉय है जिसको गोली मारी गई है। डिलीवरी बॉय के पेट में गोली लगी है। वहीं ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया है। हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। डिलीवरी बॉय की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। एक बार फिर यहां पर रेवाड़ी में इसकी बानगी देखने को मिली है, जहां पर एक डिलीवरी बॉय को गोली मारी गई है और गोली मारकर वहां से फरार हो गए बदमाश। वहीं आपको बता दें कि इस शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर में उसको भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। हमलावर मौके से फरार हुए। चलिए अब रुक करेंगे जींद का। बड़ी खबर आ रही है जींद से। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। अनुसूचित जाति के लोगों ने उड़ाई हैं धज्जियां। धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे लोग, हजारों की संख्या में उनकी भीड़ उमड़ी। तो जींद से बड़ी खबर। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अनुसूचित जाति के लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं लोग, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। 900 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है इस मामले में। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। जींद का यह है ये मामला, जहां पर धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं लोग और हजारों की संख्या में ये भीड़ उमड़ी है। 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी जींद से। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति के लोगों ने उड़ाई हैं धज्जियां। प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की संख्या में ये भीड़ उमड़ी है। वहीं 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने जींद से। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों ने धरना प्रदर्शन के लिए वो सड़कों पर उतरे। हजारों की संख्या में भीड़ इनकी उमड़ी है। 900 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर लापरवाही भी बरती जा रही है, जो कि मुख्य वजह है प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के पैर पसारने का। और एक बार फिर यहां पर मामला देखा गया जींद से। ये मामला जहां पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अनुसूचित जाति के लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने को लेकर वो इकट्ठा हुए हैं। हजारों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हुई। वहीं 900 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। तो कोरोना के नियमों की धज्जियां यहां पर सरेआम उड़ाई जा रही हैं। शासन प्रशासन की जो एडवाइजरी है उसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों ने धरना प्रदर्शन के लिए वो बड़ी संख्या में सड़कों पर इकट्ठा हुए। माना जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। 900 के करीब लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जींद से, जहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, लेकिन बावजूद इसके लोगों के समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। नियमों की अवहेलना यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं कोरोना के नियमों की। धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं हजारों की संख्या में लोग। वहीं 900 लोगों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकार और प्रशासन तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्टिव मोड में है और स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। लोगों के लिए संसाधनों की कमी ना हो, इसके लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। वहीं लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं देश में 15,50,377 एक्टिव केस देखे गए। 3,50,85,721 डिस्चार्ज हो चुके हैं। 48,60,066 लोगों की मौत हो चुकी है।
तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये ताजा अपडेट आपके सामने जो कि दिखाता है किस तरीके से जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। ये ताजा आंकड़ा बता रहा है कि अब जरूरत है कि सावधानी बरती जाए और अलर्ट रहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही लोगों की तरफ से देखी जा रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं रख रहे हैं, यही मुख्य वजह मानी जा रही है कि कोरोना के जो केसेस हैं उनमें बड़े तौर पर तेजी देखी गई है और लगातार कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार प्रदेश से सामने आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क है, लेकिन यहां पर फिर भी लोग जो हैं वो नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,900 केस सामने आए हैं, वहीं 51,253 एक्टिव केस हैं और 7,85,518 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। 10,104 लोग अब तक अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो डरा रही है और ये ताजा आंकड़ा आपके सामने है, डराने वाला ये आंकड़ा 8,900 नए संक्रमित मिले हैं और वहीं लगातार कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 51,253 एक्टिव केस देखे गए हैं, बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर भी लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप लापरवाही न बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। हर खबर लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप सावधानी जरूर बरतें। फिलहाल ये आपको आंकड़े दिखा रहे हैं प्रदेश में, आपके जिले में क्या है कोरोना की स्थिति और ताजा अपडेट क्या है। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में 1,396 पॉजिटिव केस मिले हैं, हिसार में 272 पॉजिटिव केस मिले हैं, सोनीपत में 414 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें करनाल में 360 पॉजिटिव केस देखे गए हैं, पानीपत में 207 केस सामने आए हैं, पंचकुला में 718 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, अंबाला में 536 मामले सामने आए हैं, सिरसा में 214 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और साथ ही आपको बता दें रोहतक में 240 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के और यमुनानगर में 196 पॉजिटिव केस देखे गए हैं और इसी के साथ भिवानी में 103 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र में 113 पॉजिटिव केस देखे गए हैं, महेंद्रगढ़ में 49 नए मामले सामने आए हैं और जींद में 121 पॉजिटिव केस देखे गए हैं। तो वहीं रेवाड़ी में 152 नए मामले सामने आए हैं और झज्जर में 180 पॉजिटिव केस देखे गए हैं। फतेहाबाद में 65 नए मामले सामने आए हैं, कैथल में 95 पॉजिटिव केस देखे गए हैं, पलवल में 13 नए मामले सामने आए हैं और चरखी दादरी में 45 पॉजिटिव केस देखे गए हैं। इसी के साथ नूह में 33 नए मामले सामने आए हैं और साथ ही लगातार मामले प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जिले में क्या है स्थिति, ताजा अपडेट क्या है, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। ये ताजा अपडेट आपके सामने लगातार कोरोना के आंकड़ों पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं किस तरीके से क्या स्थिति आपके जिले की। गुरुग्राम में 3,378 पॉजिटिव केस, गुरुग्राम में लगातार तेज होती नजर आ रही है कोरोना की रफ्तार। बहुत जरूरी है कि सावधानी यहां बरती जाए, सतर्क रहें लोग। और अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो यह आंकड़ा वाकई चिंताजनक है और 3,378 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अनूप कुंडू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, लगातार कोरोना के मामले प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो ताजा आंकड़ा है प्रदेश का वो वाकई डराने वाला है। आप क्योंकि फील्ड में रहते हैं, क्या स्थिति आपको कोरोना को लेकर नजर आ रही है, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है और क्या अपडेट फिलहाल कोरोना को लेकर प्रदेश से? देखिए मोनिका, मैं सबसे पहले हिसार की बात करूंगा। हिसार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जो
कोरोना के अब एक्टिव केस है वो 1031 हो गए हैं। 272 नए मामले आने के बाद हिसार में भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि हर रोज मामले बढ़ करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ हिसार की अगर हम बात करें तो 8.5 लाख से ज्यादा लोगों का जो है चेकअप किया गया, जिसमें से 55,000 से ज्यादा लोग जो है संक्रमित मिले हैं। तो रेशियो की अगर बात करें तो रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। जो पहले 99% हो चुका था वो 96% पे आ गया है रिकवरी रेट। इसके साथ साथ अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का भी बयान था कि दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण हरियाणा में इस प्रकार के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसका कहीं भी उन नियमों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। हम सबसे पहले अगर प्राइवेट बसों की बात करें या सरकारी बसों की बात करें तो उनमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाता है। बस स्टैंडों पे जाते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार के हालात मिलते हैं। जो दोनों डोज लगाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पे आने की बात कही गई थी वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल आज झूठी साबित हो रही है, क्योंकि लोग ठीक उसी प्रकार से आवागमन कर रहे हैं जिस प्रकार से पहले करते थे। तो जो कोरोना के नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। खास करके कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम भी ऐसे होते हैं। खास करके ये कह दिया गया था कि 100 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग इकट्ठी नहीं होगी, लेकिन अगर सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें गैदरिंग भी इसी प्रकार से इकट्ठी हो रही है। मोनिका, बिल्कुल। और अनूप, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुछ तो लोगों की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है, तो कुछ यहाँ पर प्रशासन भी लापरवाह नजर आ रहा है। प्रशासन की ढिलाई की वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, प्रशासन का जो रवैया है वो एक तरह से हम बहुत नकारात्मक मानते हैं। वो सिर्फ उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि गाड़ियों में कौन लोग बगैर मास्क के जा रहे हैं और उनका चालान कर रहे हैं। हालांकि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति एक परिवार के बैठे होते हैं और गाड़ी के शीशे बंद होते हैं, उसमें अगर मास्क नहीं लगाया है तो वो चल जाता है, क्योंकि वो एक परिवार के सदस्य है, वो घर में भी इकट्ठे रहते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई मास्क नहीं लगाता तो उनका चालान किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन इस बात पर सड़कों पर खड़ा होकर के ध्यान रखता है कि गाड़ी में किसने मास्क नहीं लगाया है और उसको रोका जाए, उसका चालान किया जाए। ये एक बहुत नकारात्मक रवैया प्रशासन का देखने को मिला है। लोगों में इस चीज की चर्चा भी है कि वो प्रशासन हमेशा उन लोगों के चालान करता है जो गाड़ी में मास्क नहीं लगाते, जबकि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाजारों में इसी प्रकार लोग बगैर मास्क के खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जैसे 2 गज की दूरी का जिक्र किया जा रहा था तो वो कहीं भी मेंटेन नहीं हो रही है। मोनिका, बिल्कुल। और क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आपने बताया कि हकीकत क्या है, कहां पर कमी है और कहां पर प्रशासन भी यहां पर ढीला नजर आ रहा है। अनूप, क्या हम माने किस तरीके से जो रफ्तार है उसको कम किया जाएगा? क्या यहां पर कदम प्रशासन की तरफ से उठाने जरूरी हैं? देखिए मोनिका, प्रशासन की तरफ से सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती बरती जाए। दूसरा, जो वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया है उसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाए, क्योंकि पहली वेब और दूसरी वेब में बहुत सारा नुकसान देश प्रदेश ने उठाया है। तो ऐसे में लोगों को समझाया जाना चाहिए कि ये जो वेब है ये भी कोई कम खतरे की नहीं है। नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आया है वो भी कहीं न कहीं कम खतरे का नहीं है। तो ऐसे में लापरवाही ना बरती जाए। सख्ती से ज्यादा अगर लोगों को समझाया जाए तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि लोग कहीं न कहीं एक चिढ़ मान करके चले हुए हैं कि प्रशासन सिर्फ 500 रुपए का चालान करने तक ही सीमित है, इसके अलावा कोई सुविधा उनको नहीं दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। और खास करके आम जनता के अलावा जो वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं उन पर भी इस प्रकार के नियम कहीं लागू नहीं होते। नेताओं की रैली होती है, उनके अलावा उनके कार्यक्रम होते हैं, जनसभाएं होती हैं, समस्या सुनने का कार्यक्रम होता है। कल जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री है कमल गुप्ता, उसके कार्यक्रम हुए, उसमें भी इसी प्रकार खुद मंत्री ने जो है मास्क नहीं लगाया था तो वो भी अपने चेहरे से आधे से ज्यादा हटाया हुआ था। उनसे मिलने वाले लोग इसी प्रकार से बगैर मास्क के आ रहे थे। तो तमाम चीजें ये देखी जाती हैं। तो कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि जो पावरफुल लोग हैं उनका ना चालान किया जाता, ना उनको ये गाइडलाइन जारी की जाती, सिर्फ जनता पर थोपी जा रही है। मोनिका, बिल्कुल, यहाँ पर गलत एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट किए जाते हैं, क्योंकि कई बार आम जनता की तरफ से ये सवाल किए जाते हैं कि क्या जो तमाम नियम कानून है वो सिर्फ आम जनता के लिए है, नेताजी के लिए नहीं है, क्योंकि रैलियां यहाँ पर देखी जाती है, गैदरिंग यहाँ पर नेताओं की तरफ से
की जाती है। तो ये बड़ा सवाल जनता की तरफ से भी उठाया जाता है, जो कि इसका ध्यान कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को रखना चाहिए, क्योंकि कानून सभी के लिए एक समान है। कोरोना किसी को देख के नहीं आता है। हमने देखा सेकंड वेव में भी, हमने देखा अनूप किस तरीके से चाहे वो तमाम नेता हो या फिर आम नागरिक हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग सेकंड वेव में नजर आए, सेकंड वेव की चपेट में नजर आए। अब बात हिसार की कर लेते हैं, क्योंकि आप हिसार से हैं खास तौर पर। तो हिसार में अगर सैंपलिंग की बात की जाए, क्योंकि सैंपलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सैंपलिंग की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कितनी तेजी से ये दोनों काम हो रहे हैं? अगर हम पहले सैंपलिंग की बात करें तो पहले जिस प्रकार से अग्रोहा मेडिकल में ही लैब थी, अब हिसार के नागरिक अस्पताल में भी लैब बना दी गई है और सैंपलिंग का काम बड़े जोरों पर है। ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग नहीं की जा रही, और जब सैंपलिंग की जा रही है उसी के तहत काफी सारे मामले सामने आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के जगह जगह अभियान चलाए गए हैं और सीएचसी पीएचसी से लेकर के नागरिक अस्पताल हो या छोटे हॉस्पिटल हो, वहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एमपीएसडब्ल्यू है, आंगनबाड़ी वर्कर है, तमाम की ड्यूटियां लगाई हुई है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है मोनिका कि काफी सारी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो सरकारी हॉस्पिटल और कर्मचारियों के साथ मिलकर के कैंप लगा रही है और उन कैंपों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। यहां तक कि बूस्टर डोज की भी हिसार में काफी संख्या में जो है कार्य चल चुका है और बहुत लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है, जिनका 9 महीने का समय हो चुका था पहली वेव के बाद, या जिन्होंने दोनों डोजें लगवा ली थी तो उनको बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। मोनिका, बिल्कुल, तो बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है और लोग किस तरीके से बूस्टर डोज लेने के लिए जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई परेशानी प्रशासन को तो नहीं हो रही है? लोग जागरूक हैं बूस्टर डोज को लेकर? हाँ बिल्कुल मोनिका, बूस्टर डोज को लेकर के भी लोग जागरूक हैं और सेकंड जो डोज लगवाई जा रही है उसको लेकर भी काफी जागरूक आए हैं। और इसमें खास करके जो 15 से 18 साल तक के जो युवाओं को डोज लगाने की बात आई थी, उसमें भी हमने देखा कि बड़ा उत्साह उन छात्र छात्राओं में या अन्य युवकों में रहा है। स्कूल और कॉलेज बंद होने के बावजूद भी वो लाइनों में लगे और जाकर के उन्होंने सेकंड डोज लगवाई। ऐसा नहीं है कि लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, जागरूक हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन को लोगों के साथ मिलकर के एक भय की स्थिति उत्पन्न न करते हुए उनको समझा करके कहीं न कहीं साथ चलना होगा, तब जाकर के इस कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका अनूप, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरीके से क्या कुछ हालात प्रदेश में है और खासतौर पर हिसार में क्या स्थिति है, ये जानकारी हमारे सहयोगी अनूप कुंडू ने दी। चलिए, अब रुक करेंगे अगली खबर का। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर बयान दिया। हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और साथ ही यूपी को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर हो रही है, तो वहीं यूपी में बीजेपी छोड़ रहे विधायकों और मंत्रियों को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। डाडम हादसे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से इस हादसे की जांच होनी चाहिए, इसमें कई हजार करोड़ का घोटाला सामने आएगा। टिकटों का बंटवारा हो रहा है, जैसे यूपी का हो गया और विभिन्न का है, तो उत्तराखंड है, पंजाब है, यूपी है। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति अच्छी है वहाँ से, तो कांग्रेस सरकार बनने जा रही है पंजाब में भी, उत्तराखंड में भी, और यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी। कुछ जांच होनी चाहिए, जिस बेरहमी से वहाँ काम हुआ है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। इसी वास्ते जांच में संकोच नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहते भाई फसलों को मैंने कहा गिरदावरी करनी चाहिए, बहुत जगह तो बिजाई नहीं हो रही, अब तक पानी खड़ा है और इससे जो है किसान का बड़ा नुकसान है। पिछली बार की भी अभी मुआवजा नहीं मिला है लोगों को, तुरंत गिरदावरी करा के मुआवजा देना चाहिए किसान को। पहले डीएपी की किल्लत हुई, अब यूरिया की हुई, और जो है लाइन में हमारी बहन बेटियों को लगना पड़ता है, थाने में जो है खाद बटाए इनका, क्योंकि समय पर फैसला ना लेने से हरियाणा सरकार की कमजोरी है कि समय पे फैसला लिया जाए और उतना ही खाद पहले उपलब्ध कराया जाए, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इनका पता नहीं, इनको उस तरफ सोच ही नहीं।
वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा पहुंचे। यहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डबवाली रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इसी के साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने सिरसा क्लब में नवनिर्मित द लाउंज भवन का उद्घाटन किया और साथ ही साथ आवासीय भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की और मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पोर्टल की शुरुआत की जा चुकी है और युवा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो तीसरी वेव कोविड की आई है और इसके अंदर जिनको कोविड हो रखा था उनको भी दोबारा हुआ है और दोनों वैक्सीनेशन के बावजूद भी हुआ है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा, एहतियात बरतो और एहतियात के साथ साथ अपनी अगर डोज पूरी नहीं हुई भी कोविड की तो वैक्सीनेशन की डोसेज भी पूरी करवाओ। माइल्ड जरूर है मगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं और डे बाय डे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है प्रिकॉशन ही सबसे बड़ा इससे लड़ने का वेपन है। तो वहीं हरियाणा कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट में हुए धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। पंचकूला पुलिस ने इस मामले में सिंचाई विभाग के क्लर्क को आपको बता दें कि गिरफ्तार किया है और आरोपी की पहचान मुकेश कुमार गांव हरिपुर सेक्टर 4 निवासी के रूप में हुई है। साथ ही आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मुकेश समेत 6 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और इस फर्जीवाड़े मामले में कई और खुलासे अभी हो सकते हैं। वहीं पहलवान वीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से राज्य के बधिर खिलाड़ियों को पैरा एथलीट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इसको लेकर पहलवान वीरेंद्र सिंह ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने ट्वीट में दावा किया है कि जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे तो उन्होंने इंसाफ का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि 2016 और 17 में गोल्ड मेडल जीतने पर हरियाणा सरकार ने 8 करोड़ की घोषणा की थी, लेकिन वो नहीं मिला। ये आज भी इतना ही परेशान है जितना कल था और ये जब तक परेशान रहेगा जब तक के सभी जो पैरा खिलाड़ियों को अधिकार दिए जा रहे हैं वो डेफ खिलाड़ियों को भी दिए जाए, क्योंकि यह केंद्र की पॉलिसी है। यह वीरेंद्र अपने घर पॉलिसी नहीं बना रहा। वीरेंद्र जो केंद्र की पॉलिसी है उसी को वीरेंद्र फॉलो कर रहा है। सिंह ने मांग की है सीएम मनोहर लाल से, उन्होंने मांग की है खिलाड़ियों को लेकर। ट्वीट पहलवान वीरेंद्र सिंह ने किया है। वहीं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने के प्रयासों से सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर प्रवाहित करने के लिए योजना तैयार की गई है। इस योजना के अनुसार आदिवृद्धि में विशाल डैम बनाया जाएगा। इस डैम के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ 21 जनवरी को एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के बाद करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा।
और ये जी देखिए, आज आदि बद्री का हमने यहाँ पर दौरा किया है। ये जो प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सरस्वती दोबारा से चले, सरस्वती इस क्षेत्र में दोबारा से बहे, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा सरकार की सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की कवायद है कि सोम नदी के ऊपर जिस तरह से हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा किया, एक डैम बनाकर डैम से हम पानी इधर सरस्वती में डाइवर्ट करके और कुछ उससे आगे चल के एक बैराज बनाकर और एक रिजर्वायर बनाकर सरस्वती से दोबारा से पुनर्वाहित करने की ये योजना है। इसको लेकर आज हमने यहाँ दोबारा से फिर एक व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए और ये ठाक है उस लाइन पे लग जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।